तो बच्चों, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी चीजें हम जान चुके हैं, पर ये वेट और मास क्या अलग चीजें हैं या सेम बात है? क्या वेट ही मास है, या मशीन आपको जो बताती है वो किस तरीके से बताती है? आपने वेइंग मशीन देखी होगी, आपने सिक्का डाला होगा, वहां पे स्टेशन पे गए रेलवे प्लेटफॉर्म पे मशीन लगी हुई होती है, उसमें सिक्का डालते, उसका पहिया घूमता है, उसमें फिर आपके पास एक पर्ची निकल के आती है कि मतलब पर्ची में आपका वेट लिख के आता है। तो क्या ये दोनों सेम चीज है, मास और वेट, या अलग अलग है? तो बच्चों, वेट और मास दोनों अलग चीजें हैं। वेट क्या है? वेट बेटा आपका एक फोर्स है। वेट फोर्स है, द फोर्स बाय विच द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ पुल्स द थिंग और ऑब्जेक्ट्स। मतलब वो पुल, जो ग्रेविटेशनल पुल किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, वो वेट होता है। वेट का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। पर मास क्या होता है? मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है। अब देखिए, मास के भी टाइप है, लेकिन आपके लेवल पे सब कुछ सेम है। मास दो टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, दोनों अलग है। वो आइंस्टाइन की थ्योरी को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे कि, लेकिन मैंने आपको बता दिया, कहीं आप लोग कंफ्यूज में रहो। तो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका बताता है मास। अब बेटा अपीरेंट वेट की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं। तो किस तरीके से अपीरेंट वेट हमारा चेंज होता है और उससे मशीन की रीडिंग कैसे चेंज होगी, ये दो बातें हैं। तो आप जब मशीन पे खड़े होते हो बेटा, तो मशीन वास्तव में क्या करती है? ये जैसे मशीन है आपकी, इस पे आप खड़े हो जब, तो मशीन वास्तव में क्या कर रही होती है? मशीन आपका कांटेक्ट फोर्स मेजर करती है। ध्यान से समझना बेटा, जब ये मशीन है, आप इस पे खड़े हो, तो आप इसके ऊपर एक फोर्स कर रहे हो, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, और वो फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स। आप अगर मशीन ऊपर की तरफ आप पे फोर्स ना लगाए, मशीन में घुस जाओगे। तो आप और मशीन जब कांटेक्ट में होते हैं, तो वहां पे कांटेक्ट फोर्स आता है, और यही कांटेक्ट फोर्स ये मशीन मेजर करती है। अब इससे मास कैसे पता चलता हमको? तो मास पता करने के लिए जो इसके अंदर स्केल लगा हुआ होता है बच्चों, ये स्केल इस तरीके से कैलिब्रेटेड होता है कि आपका जो भी इसने फोर्स मेजर किया, उसको जी से डिवाइड करके यहां पर वैल्यू लिखी हुई होती है। तो आपका पता चल जाता है भाई मास इतना है। जैसे नॉर्मल ज्यादातर भाषा में, बोलचाल की आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि ये वेट है हमारा, पर वेट इज अ फोर्स एंड मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, जो होता है वास्तव में अमाउंट ऑफ मैटर हम बात कर रहे होते, केजी, ठीक है, ग्राम, ये सारी चीजें आपका अमाउंट ऑफ मैटर में आती। अब बेटा अपीरेंट वेट क्या है? तो मान लो आपकी ये जो ना मशीन है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो, या फिर रेस्ट पे हो। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो या फिर रेस्ट पे हो, कुल मिला के आपकी मशीन जो है वो एक्सेलरेटेड नहीं है, मशीन स्टेशनरी है। मान लो लिफ्ट विफ्ट के अंदर नहीं है, मान लो आपके अंदर ये यहां पे ये लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर मशीन है, और मशीन के अंदर आप मशीन पे अपना वेट मेजर कर रहे हो। तो मैं वेट यहां पे फोर्स की बात कर रहा हूं बच्चों, याद रखना। तो वही आप, या तो लिफ्ट आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है या रेस्ट पे है। इस केस वन ये है मेरा। तो इस केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ मशीन जीरो होगी। तो केस वन में बेटा मैं क्या लिखूंगा? केस वन की बात करूं तो केस वन में जो नॉर्मल रिएक्शन मशीन मेजर करेगी वो क्या होगी? तो ये आपका एफबीडी बनाते हैं, यानी कि जो ये मैन है इसका एफबीडी बना रहा हूं मैं। तो देखो नीचे की तरफ mg, ये मशीन को पुश करेगा, मशीन इस पे ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगा देगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन जीरो है, तो यानी कि सम ऑफ नेट फोर्सेस जीरो होना चाहिए। तो जितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर उतना mg, तो आपका वेट इतना mg आ जाता है। और अगर आपसे पूछूं कि मास मशीन की रीडिंग क्या होगी मास बताने के लिए, तो सीधे m से यहां पे g से डिवाइड कर दोगे तो मास मिलेगा। बट नाउ इन द सेकेंड केस व्हाट इज हैपनिंग हियर, ध्यान से समझना सेकेंड केस बच्चों, कि अगर आपकी मशीन अब a एक्सेलरेशन से ऊपर चलने लगे, केस टू, ध्यान से समझिएगा बच्चों, केस टू, कि मशीन जो है आपकी a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है। केस सेकेंड, मशीन, weighing machine is moving with an acceleration in upward direction,
ये सेकंड केस है मेरा। तब क्या होगा बेटा, अब आपकी ये मशीन है, ये जो लिफ्ट में रखी है, ये लिफ्ट में ऐसे रखी हुई है, और इस लिफ्ट में आप इस मशीन से अपना वेट मेजर कर रहे हो, मान लो ऐसे रखी हुई है, यहां पर आप वेट मेजर कर रहे हो खड़े होके, और ये एक्सेलेशन रख रही है ये। तब क्या होगा, अब देखो आपका एफबीडी बनाते हैं भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, mg नीचे जा रहा होगा, और एक्सेलेशन हो गया a अपवर्ड डायरेक्शन में। एकदम सिंपल सी बातचीत है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सोचो, और मशीन पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो आप इस तरीके से लगा रहे होगे मशीन पे, नॉर्मल रिएक्शन। ये मशीन का एफबीडी देख ले रहा हूं, मशीन का मैं वेट कंसिडर नहीं कर रहा, मैं केवल मशीन पे लग रहे कांटेक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं, जो आपके और मशीन के बीच में है, आपके पैरों और मशीन की सरफेस के बीच में है, उसी की बातचीत है। तो यहां पर देखें तो हमें देखने को मिलता है भाई, हम क्या लिखते हैं, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव ले लो और उसकी अपोजिट डायरेक्शन का निगेटिव ले लो, तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका n माइनस एम जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। आपकी नॉर्मल रिएक्शन यहां से आ जाएगी mg प्लस ए, यानी कि अब जो मशीन की रीडिंग है वो आपकी mg नहीं रही। और अगर आपसे पूछूं तो इस समय मास कितना बताएगी, तो एपियरेंट मास क्या हो जाएगा इस केस में, तो एपियरेंट मास बेटा हो जाएगा, भाई मशीन का स्केल होता है वो इस तरीके से कैलिब्रेटेड होता है, उसमें क्या करते हैं ना, जो भी आया उसको g से डिवाइड कर दो, इस तरीके से कैलिब्रेटेड करते हैं। तो यहां पर आपका एपियरेंट मास हो जाएगा g प्लस ए डिवाइडेड बाई g, दैट इज m 1 प्लस ए बाई जी। यह आपका बेटा हो गया एपियरेंट मास, यह आपका हो गया एपियरेंट वेट। तो आपका अपीरेंट वेट ज्यादा या कम, देखो ज्यादा हो गया, यहां पे a बाई जी के फैक्टर से ज्यादा हो गया। तो आपका अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट जा रही है ऊपर में, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है लिफ्ट, और उसमें अपना वेट मेजर कर रहा है या फिर अपना मास मेजर कर रहा है, तो उसका मास और वेट दोनों ज्यादा आएगा। अब अगर लिफ्ट नीचे जा रही होती तब क्या होता, तो केस 3 देखते हैं। ये लिफ्ट है बेटा, यहां पर मशीन रखी है ऐसे, यहां पर आप खड़े हो, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, तो देखो इंसान का, इस आदमी का, देखो भाई mg से नीचे बुलाएगी ग्रेविटेशनल पुल, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं भाई, फोर्स की लिखो इक्वेशन, mg माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एन इज इक्वल टू mg माइनस एम ए, दैट इज एम जी माइनस ए। तो यानी कि इस समय आपका अपीयरेंट वेट हो गया mg माइनस ए। मैं पूछूं अपीयरेंट मास क्या आएगा मशीन की रीडिंग से, तो अपीयरेंट मास जो आपका आ जाएगा, अपीयरेंट मास बेटा आपका आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, एम जी माइनस ए, और मशीन का जो स्केल होता है वो 1 बाई जी से डिवाइडेड होता है, जो भी वेट आया उसका। तो ये हो गया एम 1 माइनस ए बाई जी। तो अब आपका मास अपीयरेंट ज्यादा आ रहा है या कम, अब आपका मास कम आ रहा है और आपका वेट भी कम आ रहा है। तो अगर किसी को अपना वेट कम नापना है तो लिफ्ट नीचे जा रही हो तब नापे, तो उसका वेट कम आएगा, डाइटिंग वाइटिंग करने की जरूरत नहीं। अरे भाई ये सब अपीयरेंट है, तो मशीन नॉर्मल, पहले 3 पॉइंट अगर मुझे याद है, मशीन नॉर्मल रिएक्शन नापती है, आपका अगर मास पता करना है तो उस नॉर्मल रिएक्शन को जी से डिवाइड कर दो, मास पता चल जाता है। 2 पॉइंट ये क्लियर हो गए। अब अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही हो या फिर रेस्ट पे हो, या मैं कहूं मशीन और मशीन पे खड़ा हुआ इंसान ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हो या फिर रेस्ट पे हो, इन दोनों केसेस में आपकी जो वेट आएगा वो रियल आएगा। अब मशीन ए एक्सेलरेशन से, या मशीन एंड मैन सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, इन दिस केस आपका देखिए ये डाउनवर्ड वाला केस,
द अपीरेंट मास इज लेसर देन द रियल मास, और अपीरेंट वेट दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज मेजर्ड बाय द मशीन इज लेसर देन द रियल वेट। अगर आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है या मशीन एंड मैन सिस्टम इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन दैट केस बच्चों आपका जो अपीरेंट मास आएगा ज्यादा आएगा, आपकी अपीरेंट वेट ज्यादा आएगा। तो यहां पर ये सारे पॉइंट हमें समझ में आए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। बस इतना दिमाग में रखना है कि आपका मास में ए बाई जी का फैक्टर आ जाता है और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। अगर इतना पता है तो हो जाएगा आसानी से। तो इसे फटाफट बच्चों नोट कर लो, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग बातचीत है। स्क्रीन पॉज करिए और नोट करिए। बच्चों क्या हम कभी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि हमारा वजन ही नहीं रहा? क्या हम वेटलेस महसूस कर सकते हैं? हम अपना वजन कैसे महसूस करते हैं? अगर ये हमें पता चल जाए तो हम, हो सकता है भाई कोई सिचुएशन ऐसी आए कि जिस समय हम वेटलेस महसूस करते हैं। तो देखो, हम अगर अपनी नॉर्मल, ये हम क्या महसूस करते हैं? हम नॉर्मल रिएक्शन महसूस करते हैं जो मशीन हम पे लगा रही है। दैट्स द पॉइंट। यही नॉर्मल रिएक्शन या ये कांटेक्ट फोर्स हमें हमारे वेट का एहसास कराता है। तो अगर किसी तरीके से ये नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में हम वेटलेस महसूस करेंगे। तो कंडीशन ऑफ वेटलेस क्या होगी? अब देखो, ऊपर की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों बढ़ रही थी, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो रही है, तब पॉसिबल है। यानी कि जैसे हम लिफ्ट में खड़े होते हैं ना, और लिफ्ट नीचे की तरफ जाने रही होती है, तो हम महसूस करते हैं हमारा वजन कम हो गया। अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट अचानक से ऊपर की तरफ चलना चालू करती है, तो हमें लगता है अरे हमारा वजन कितना ज्यादा हो गया। सो दैट्स द पॉइंट। यहां पे समझिए कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगी? तो अगर अभी हमने पढ़ा था, जब लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ जा रही थी ए एक्सेलरेशन में, तब आपकी नॉर्मल रिएक्शन आई थी एम जी माइनस ए, एंड ए इज इक्वल टू जी रख दो आप। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हो जाती है जीरो, और सरफेस से कांटेक्ट बच्चों टूट जाता है। सरफेस से कांटेक्ट छूट जाता है, तो इस समय मशीन भी कुछ मेजर नहीं करेगी, ना हमें अपना वेट महसूस होगा। तो ये कंडीशन ऑफ वेटलेस है। ठीक है, तो सिंपल से पॉइंट है ये, इसे नोट कर लीजिए। फिर बात करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन की। इसे लिख लीजिए कि व्हेन लिफ्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन with acceleration g, then in that case the person will not experience his weight। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फटाक से। बच्चों अब कुछ इंटरेस्टिंग और पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है अपना कंस्ट्रेंट रिलेशंस। ठीक है, ये रहा टॉपिक, कंस्ट्रेंट रिलेशंस। कंस्ट्रेंट रिलेशन का क्या मतलब है? आसान लैंग्वेज में समझते हैं, इसके बाद जानेंगे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से कैसे इसका कनेक्शन है। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन, जैसे कि मान लो आपका मन है कि आपको बाहर घूमने जाना है, आप घूमना चाहते हो, साइकिल चलाना चाहते हो, मोटरसाइकिल एकदम 90 की स्पीड पे चलाना चाहते हो, पर कंस्ट्रेंट यहां पर यह है कि एक तो घर वाले नहीं जाने देंगे, चाबी नहीं मिलेगी, तो आपका ना ही पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे, चालान कट जाएगा, या जेल भी हो सकती है अगर आप अंडर एज है। तो बच्चों यहां पर एक कंस्ट्रेंट्स है ना, तो आप उस तरीके से मूव नहीं कर रहे ना जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। यहां पर आपके ऊपर कुछ बंधन है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? बंधन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कैसे काम में आते हैं ये भी तो देखें। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनो कि कहीं ना कहीं एक केस से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये मेरे पास, यार ये एक ना, ये धरती है अपनी, मेरे पास क्या है, सभी के पास है, ये इस पे एक ब्लॉक रखा है, बहुत बढ़िया। अब मैं अगर इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, स्मूथ सरफेस है, ये सरफेस कैसी है? स्मूथ है। अब बताओ, अगर ये धरती पे नहीं रखा होता, ब्लॉक स्पेस में कहीं होता, सब कुछ खाली होता, तो सीधी सी बात है ये इस डायरेक्शन में चल रहा होता, फोर्स की डायरेक्शन में जाता बढ़िया से। क्या अब ये ऐसा चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा बच्चों, क्योंकि जैसे ही ये इधर की तरफ चल, भाई ऐसा थोड़ी धरती के अंदर घुस के चलेगा, ऐसे आपका ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में चलेगा। तो इसके ऊपर क्या है? कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट मोशन है ये, कि भाई ये इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये चलना चाहता था उस डायरेक्शन में ये नहीं चल पाया। या फिर एक दूसरी सोच, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है थीटा, अब यहां पर एक बॉडी रखी आपने, स्मूथ है सरफेस, तो इस बॉडी, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये बॉडी सीधे गिरती ऐसे करके, लेकिन अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है तो इसकी टेंडेंसी तो नीचे गिरने की थी, पर क्या ये अब ऐसे चलेगी? नहीं, अब ये इस
इंक्लाइन प्लेन के अलोंग चलेगी, दैट इज द मोशन। तो कंस्ट्रेंट है इसका मोशन, इसके अलोंग चलने के लिए कंस्ट्रेंट है मोशन। तो ये क्या है कंस्ट्रेंट मोशन या कंस्ट्रेंट रिलेशन? कंस्ट्रेंट मींस टू बॉडीज आर नॉट फ्री टू मूव द वे एज दे वांट, जैसा कि वो चलना चाहती हैं वैसे मूव करने के लिए अलाउ नहीं है। और क्या है कंस्ट्रेंट का मतलब? कंस्ट्रेंट्स आर ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द बॉडी व्हिच आल्सो गवर्न द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉडी। देखो इसका रास्ता, ये ज्योमेट्रिकल जो रिस्ट्रिक्शन था इसने बदल दिया और ट्रेजेक्टरी बना दी। ये ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन, ये धरती माता जो है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट घुस नहीं सकता, उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट सीधे चला, लेकिन इसकी टेंडेंसी क्या थी? ऐसे चलने की थी। तो ये है कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट की अगर हमें इक्वेशन निकालने आ गई, अब ये कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या है अभी देखेंगे, पहले आप लोग इसे नोट करिएगा। कंस्ट्रेंट की अगर बच्चों मुझे इक्वेशन निकालनी आ गई तो कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रेंट का हेल्प से इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन हमें बहुत फायदा करता। अच्छा, दूसरी बात, जो बच्चे नीट में हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं ध्यान, और सीबीएसई वाले ज्यादा ध्यान ना दें, नीट जेई वाले देखिए इसको हम करेंगे पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इससे सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी टॉपिक कंप्लीट रहे इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन इससे क्वेश्चंस ज्यादा नहीं आते हैं, ना जेई में ज्यादा पूछे गए अब तक, ना ही नीट में पूछे गए। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन समझ लेना है, कहीं अगर सवाल आ गया तो कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कंस्ट्रेंट रिलेशन का, क्योंकि उसमें टाइम वेस्टिंग होगी। सिर्फ एक कंसेप्ट की बात करेंगे और उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों स्क्रीन पॉज करो और इसे नोट करो। आइए बच्चों जानते हैं क्या होता है कंस्ट्रेंट रिलेशंस। तो क्या है कंस्ट्रेंट रिलेशंस? देखिए डेफिनेशन, द इक्वेशन शोइंग द रिलेशन ऑफ द मोशन ऑफ द सिस्टम बॉडीज इन आर मोशन कंस्ट्रेंट बाय द अदर मोशंस आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट रिलेशंस। क्या है कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब? कि जो इक्वेशन बता रही है किसी बॉडी का मूवमेंट जो कि कंस्ट्रेंट है किसी सिस्टम की और कनेक्टेड बॉडीज के कारण, वो इक्वेशन होती है अपनी कंस्ट्रेंट इक्वेशन, ठीक है, या कंस्ट्रेंट रिलेशन कहलाती है वो। अब सबसे पहला जो हम कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसपे मैं ज्यादा फोकस करूंगा वो है आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है कि अगर आपकी कोई दो बॉडीज आपकी कनेक्टेड है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से, तो याद रखिए उन दोनों बॉडी का मोशन इस तरीके से होगा कि भाई वो उन दोनों की वजह से ना तो रस्सी की जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो इंक्रीज नहीं हो सकती। याद रखिए अगर कोई दो बॉडी एक आइडियल स्ट्रिंग या मैं कहूं एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वो दोनों बॉडी इस तरीके से मूव करेंगी कि इन दोनों बॉडीज की वजह से रस्सी की लेंथ या स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो यही है string constraint. The string constraints are applicable when the bodies concerned are connected through the inextensible strings. ये पॉइंट याद रखो। अब देखो जैसे कि मान लो ये आपकी एक बॉडी है, ये आपकी एक स्ट्रिंग है और ये आपकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये आपकी बॉडी बी है, ये बॉडी ए है बेटा, ये बॉडी बी। अब यहां पर देखो ये बॉडी ए कुछ चली और ये बॉडी बी कुछ चली, ठीक है। तो मान लो बॉडी ए ने डिस्प्लेसमेंट लिया कुछ डेल्टा एक्स से, ठीक, बॉडी ए का डिस्प्लेसमेंट है और बॉडी बी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स बी, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो क्या है? स्मॉल एल। तो आप याद रखिए डेल्टा एक्स से और डेल्टा एक्स बी इस तरीके से डिस्प्लेस होंगे कि ये लेंथ ना चेंज ना हो पाए, लेंथ जो है चेंज ना हो पाए। तो देखिए किस तरीके से डिस्प्लेस होंगे ये। तो देखिए बच्चों क्या होगा यहां पर, मैंने कह दिया बॉडी बी की पोजीशन भाई एक्स बी है और बॉडी ए की पोजीशन एक्स ए है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई आपकी एक्स बी माइनस का एक्स ए। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, आपकी जो नई पोजीशन हो जाएगी, मान लो यहां से नाप रहा हूं मैं, मान लेते हैं यहां से नाप रहा हूं, मेरा ओरिजिन ये है, तो यहां से एक्स ए पे था, यहां से ये एक्स बी पे था। अब इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी भाई, एक्स से पुराने वाला प्लस ये भाई पुराना वाला प्लस इतना बॉडी ए आगे खिसक गई है, तो एक्स से प्लस डेल्टा एक्स से हो गई इसकी नई पोजीशन। और इसकी क्या हो गई, तो लेंथ अब मैं कह रहा एल प्राइम है इस समय, ये लेंथ मैंने कह दी मान लो एल प्राइम है, तो एल प्राइम लेंथ कह दी बच्चों मैंने,
तो इस एल प्राइम को अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी है अपनी, एक्स बी है। तो आपकी एक्स ए और एक्स बी के बीच में, यानी कि ए और बी के बीच की जितनी डिस्टेंस है वही तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो एल प्राइम कितनी हो गई, ये कितनी, एक्स बी, कितना आगे बढ़ा, डेल्टा एक्स बी, तो एक्स बी प्लस डेल्टा एक्स बी। फिर देखो ये कितनी, एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए माइनस का एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स ए। अब मैं कह रहा हूं कि मेरी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो उसके अंदर लेंथ का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर लेंथ का कोई चेंज नहीं आएगा तो मेरा एल प्राइम बराबर एल के ही रहना चाहिए, यानी कि पहले भी लेंथ एल थी, अब भी लेंथ एल ही रहनी चाहिए, तो मैंने ये रख दिया। तो देखो यहां से क्या हो गया, एक्स बी माइनस एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स ए, ये ऐसे लिख लिया। और एक्स बी माइनस एक्स से क्या है, वो तो एल के पहली इक्वेशन से एल के बराबर ही था, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहां से बच्चों हमें दिखाई दिया कि डेल्टा एक्स बी बराबर डेल्टा एक्स ए, यानी कि अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उस केस में आपके दोनों ब्लॉक सेम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दोनों ब्लॉक सेम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। सारी बातों को ध्यान से समझिए। मान लीजिए, फिर से मैं समझा देता हूं, सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये मेरा ओरिजिन है, बॉडी ए एक्स ए डिस्टेंस पे रखी है, बॉडी बी एक्स पी डिस्टेंस पे रखी है। ये बॉडी ए और बॉडी बी एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो इसकी लेंथ क्या होगी इस सिचुएशन में, एक्स बी माइनस का एक्स ए, भाई यही लेंथ हो गई। अब मैं कह रहा हूं कि ये बॉडी कुछ शिफ्ट हुई, इसने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स से लिया, इसने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स पी लिया। मैं कह रहा, मान लिया कि मान लो इनके बीच की डिस्टेंस एल प्राइम है, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो इसका मतलब ये है कि जो एल प्राइम वो एल के बराबर ही होना चाहिए। हाँ भैया बोलो भाई, सही बात है, ठीक है भाई। तो ये एल प्राइम के बराबर है, तो ये एल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, ये वाली दूरी में से हम ये वाली दूरी घटा दें। अब ये वाली दूरी क्या होगी, देखो यहां से नापो, तो यहां से ये यहां तक की एक्स भी थी और प्लस डेल्टा एक्स भी, ये डिस्टेंस हो गई एक्स पी प्लस डेल्टा एक्स पी। अब ये वाली दूरी कितनी होगी, एक्स से यहां तक की थी प्लस डेल्टा एक्स से ये हो गई, सब्सट्रैक्ट कर दिया भाई, ये मिला हमें। अब एक्स बी माइनस एक्स से हम पहले ही लिख चुके हैं, वो क्या था, एल, और एल प्राइम बराबर एल है, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो यहां पर हमें समझने को मिलता है बच्चों, बात क्या मिलती है, ध्यान से देखो कि डेल्टा एक्स बी माइनस डेल्टा एक्स ए बराबर 0, जिससे आ जाएगा डेल्टा एक्स बी बराबर डेल्टा एक्स ए। यानी कि दो अगर बॉडीज एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और इस तरीके से इस वाले केस में अगर मूव करी तो उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और समझते हैं, आप इसे नोट करिए पहले, फिर इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। अगर बच्चों मैं कह रहा हूं डेल्टा एक्स बी यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए, तो मैं अब यहां पे दोनों को टाइम से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी बराबर होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि स्ट्रिंग पे इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पे कनेक्टेड कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, मैंने कह दिया ये बी पॉइंट है ये ए पॉइंट है, अगर ए पॉइंट की वेलोसिटी ये है और ये इसकी वेलोसिटी वी भी है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ये तो सिकुड़ जाएगी। और मान लो ये ज्यादा है या कम, ये कम है, तो स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ने की कोशिश करी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो इन दोनों की, या मैं कहूं पॉइंट ए और पॉइंट बी की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 होना चाहिए। इफ टू पॉइंट्स आर, या फिर सिंपल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात कहते हैं, इफ टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद, इफ टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड विद एन inextensible string, in that case the velocity of separation
between those 2 points must be 0। ठीक है बच्चों, तो उन दोनों पॉइंट्स का, ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी 0 होगी, या मैं कह सकता हूं VB माइनस VA इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए इसे। तो बच्चों अभी हमने समझा था कि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट बराबर होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी पॉइंट के। अगर मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे पता चलेगा भाई यहां से dVA बाई dt मस्ट बी इक्वल टू dVB बाई dt। तो यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी B। तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि दो पॉइंट्स जो कनेक्टेड है, यहां पर इस पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले केस की। ठीक, अभी कोई और केस मत लगाने लगना, कह दो अरे सर ये तो गलत हो गया। हमेशा की बात नहीं कर रहा, बाकी केसेस को देखेंगे अभी, ठीक, लेकिन हमेशा की बात नहीं है। तो यहां पर ये जो इस केस की बात कर रहा हूं, मैं इसी की बात कर रहा हूं, आगे सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब बेटा देखो कुछ और समझो। मैंने बताया स्ट्रिंग में टेंशन आता है इस तरीके से, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है तो यहां पर टेंशन T, मैंने चलो यहां पे भाई टेंशन T है और यहां पर भी टेंशन T है। ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर देखूं T डॉट डेल्टा एक्स बी, मैं क्या देख रहा हूं T डॉट डेल्टा एक्स बी, या मैं कह दे रहा भाई इस बॉडी का एक्सेलरेशन देखो किधर है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए बी इधर है, इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए इधर है, तो मैं कह दे रहा T डॉट ए, और जितना भी T डॉट ए पूरे सिस्टम में उसको कैलकुलेट कर रहा T डॉट ए, तो समेशन कर लिया मैंने, जितना भी यहां पे टेंशन एग्जिस्ट कर रहा है और जितने भी एक्सेलरेशन है उन सबको ले रहा। तो क्या हो जाएगा, देखो पहली बॉडी ले लो, बॉडी 1 के लिए देखो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, टेंशन इस डायरेक्शन में, तो आपका T डॉट ए बी से आपको क्या मिलेगा, ये आपका पॉजिटिव या निगेटिव, बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता -1, तो आपका आ जाएगा माइनस का T ए बी। आगे देखो, इसकी देखो टेंशन भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपको देखने को मिलता है T ए डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 हो गया तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आ गया, cos 0 1 हो गया, तो यहां पर 1 आ गया। तो आपको देखने को मिलता है भाई T ए माइनस ए बी, जो कि कितना आ गया 0। तो अगर कोई, ध्यान से समझना बच्चों, अगर आपकी सिस्टम में कई सारे मतलब कई सारी बॉडीज हैं और वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उस केस में इन डॉट प्रोडक्ट का, जितने भी डॉट प्रोडक्ट हैं पॉसिबल हो सकते हैं, उन सब का डॉट प्रोडक्ट का सम 0 आता है। इसी से आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे सवाल है, सारे देखेंगे, बस इन्हें नोट करिए पहले, और कोई डाउट आए तो कमेंट में लिखना बच्चों। आओ बच्चों एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में ये कहा है बेटा कि अगर बॉडी ए आपकी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है तो बॉडी बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। देखो याद रखना, आप लोगों को मैंने जो कंसेप्ट बताया इससे पहले की थ्योरी समझ में आती है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है यू कैन स्किप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर सकते हो, टाइम ज्यादा उसमें बर्बाद मत करना, लेकिन जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये समझ लेना, ये एकदम वैसे ही समझ लेना जैसे मैं समझा रहा हूं, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ध्यान से देखो बेटा, ये बॉडी ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, ये बॉडी ए बी एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। अब इनके बीच का कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है, यानी कि मुझे इनकी वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन है, या मैं कहूं इसका एक्सेलरेशन अगर ए है तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये देखना चाहता हूं। स्ट्रिंग इस समय एंगल थीटा बना रही है, तो देखो ध्यान से बेटा, मैंने आपको बताया था कि समेशन कर लेना टी डॉट ए का और उसको 0 रख देना। पहला देखो, टेंशन इन मैग्नीट्यूड यहां पर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि आपकी मासलेस आइडियल स्ट्रिंग है तो टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम। आइडियल स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम। तो पहले देखो इनका, ये टी ऊपर ये ए नीचे, तो निगेटिव का माइनस का टी ए। अब यहां पे देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का टी
एक्सेलेरेशन बी और बीच का एंगल कॉस थीटा। वेक्टर देखो ये टेंशन का वेक्टर इधर और आपका ए बी इधर, एंगल बीच का थीटा, तो टी डॉट ए बी कितना हो गया इस केस में, टी ए बी कॉस थीटा बराबर 0। ए बी की वैल्यू क्या आ जाती, देखो टी टी तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी की वैल्यू क्या आ जाती है यहां से, ए बाई कॉस थीटा। इस कंसेप्ट से आसानी से निकल गया कंस्ट्रेंट रिलेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस कंसेप्ट से निकलता है आसानी से। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच वाले से निकल सकता है क्या, देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच वाले से देखो कैसे होगा। मैंने बेटा कहा कि मान लो ये ऑब्जेक्ट वी बी वेलोसिटी से चल रहा है इस डायरेक्शन में और ये ऑब्जेक्ट वी ए वेलोसिटी से चल रहा है नीचे की तरफ, तो क्या रिलेशन होगा। देखो इसका ये वाला जो पॉइंट है ये वी ए से नीचे जा रहा और इसका ये वाला पॉइंट है ये वी बी से इधर जा रहा, तो इस वाले का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा वी बी कॉस थीटा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सीधी सी बात है। भाई ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, वी बी कॉस थीटा। वेलोसिटी के अलोंग दी जो कंपोनेंट हो या अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी होती है वो रिमेन सेम होती है, अदरवाइज लेंथ चेंज हो जाएगी, जो कि यहाँ होना नहीं है। तो यानी कि आपका वी ए यहाँ पे वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर वी ए बराबर होना चाहिए वी बी कॉस थीटा के। तो आपका वी बी बराबर क्या आना चाहिए, वी ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के। यहां से हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलेरेशन ए बी बराबर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्या सेम चीज आई है, दोनों चीजें सेम है, तो आप दोनों मेथड से अप्लाई कर सकते हो। क्या करा है फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो सारी बातें। मैंने क्या कहा कि अगर इस ये पॉइंट ये ऑब्जेक्ट वीबी से इधर चल रहा है तो इस पे जुड़ा हुआ ये पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी वीबी इधर होगी, इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट क्या होगा, वीबी कॉस थीटा। तो जो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होती है उसका मैग्नीट्यूड पूरा सेम होना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। भाई वी ए से ये इंक्रीज कर रही है लेंथ, तो वी बी कॉस थीटा से डिक्रीज करेगी, जितना ये इंक्रीज करेगी किसी टाइम में उतना ही इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी। ध्यान से समझना है इस बात को, तो इसलिए वी ए बराबर वी बी कॉस थीटा होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया। जो बच्चे सीबीएसई की केवल तैयारी कर रहे हैं दे कैन स्किप दिस टॉपिक, देयर इज नो इशू। जो बच्चे नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें समझना है और उसमें ये 2 पॉइंट समझने, अगर ये तो समझ में आ गया सारा हो जाएगा। आगे के केसेस का डिस्कशन करता हूं मैं, जल्दी से इसे नोट करिए। आइए बच्चों एक और केस देखते हैं। देखिए आपकी बॉडी ए अलाउड टू फ्री, मूव करने के लिए फ्री है, बॉडी बी ये भी मूव करने के लिए फ्री है। अगर अब देखो कहां जाएगी, और ये पुली जो है ना ये भी मूव करेगी, ये भी मूव करने के लिए फ्री है। ये पुली एम जो है ये फिक्स है, ये आपकी फ्री है। तो मैं आपको डिफरेंट केसेस बता रहा हूं कि बॉडी बी इसका एक्सेलरेशन ए बी कह दिया और जो कि डाउनवर्ड होगा ऑब्वियस है, और इसका एक्सेलरेशन ए कह दिया जो कि अपवर्ड है, ये समझ में आता है, ये बॉडी नीचे जाएगी। ये पुली है भाई, पुली का एक्सेलरेशन ए पी ले लो नीचे की तरफ। अब बच्चों याद रखो क्या समझना है हमें, बॉडी बी बॉडी ए के एक्सेलरेशन जो है इनके बीच का रिलेशन निकालना है। टेंशन देखते हैं, ये अपना समेशन टी डॉट आई टी आई ए आई इसका रिलेशन देखते हैं। तो मैंने कहा भाई यहां पर जो स्ट्रिंग है ना इसमें T1 टेंशन, यहां पर T टेंशन कह दिया, यहां पर T तो यहां पर T, यहां पर T तो यहां पर T। अब नीचे अगर 2T आ रहा है क्योंकि आपकी पुली मासलेस है तो इसका ऊपर लग रहा है, भाई मासलेस पुली तो M0 तो नेट फोर्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, तो इस पे लग रहा है सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए। तो इतना 2T नीचे आ रहा है पुली पे तो 2T ही ऊपर लगना चाहिए। मैंने कह दिया यहाँ पे T प्राइम टेंशन, तो T प्राइम यहां, T प्राइम यहां और T प्राइम यहां। तो T प्राइम और T में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो देखो बच्चों आपको मैंने बताया कि पुली पे लगने वाले, पुली एन जो है मासलेस है, इस पे लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए, क्योंकि M0 तो F नेट ऑटोमेटिकली हो जाता है 0 इंटू ए। तो यानी कि T प्राइम बराबर होना चाहिए 2T के। अब ये वाली केस देखते हैं। तो पहली बॉडी अपनी ये बॉडी ए बी नीचे जा रही है,
टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सेलेरेशन वेक्टर और टेंशन जो फोर्स वेक्टर है उनके बीच में एंगल 180 है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता तो यहां पर टी ए बी और कॉस 180 आ जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होती है। तो इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं बराबर जीरो वाली को, तो यहां से मैं लिखूंगा भाई माइनस का टी ए बी। अब देखो टेंशन टी प्राइम ऊपर, एक्सेलेरेशन भी ऊपर, ये पॉजिटिव हो गया, टी प्राइम ए ए इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो अब क्या रिलेशन आता है, माइनस का टी, टी प्राइम की वैल्यू कितनी है 2t, तो ए बी और टी प्राइम की वैल्यू कितनी है 2t ए ए इज इक्वल टू 0, टी टी गया तो ए बी इज इक्वल टू 2a ए आ गया। यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है तो इसका 2a नीचे की तरफ होगा। तो बच्चों सिंपल है ना, ये एकदम आसान बात है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए और नोट करिए ये। बच्चों अगर आपसे कोई पूछे ये इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस एन पुली का एक्सेलरेशन, तो जो बॉडी ए का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वही एक्सेलरेशन पुली का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि आपका हो जाता है ए ए। ठीक, एक शॉर्टकट और बताऊंगा, उससे पहले ये सब नोट कर लो। बच्चों देखो एक और शॉर्टकट मेथड, मान लो आप डॉट प्रोडक्ट करने में यार बार बार मेहनत पड़ रही, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मान लो फिर भी डिफिकल्टी पड़ रही, तो किस तरीके से निकालें। तो जिस केस में आपकी पुली कनेक्टेड, जो उससे कनेक्टेड ब्लॉक्स हैं उनके साथ अगर मूव कर रही है, तो याद रखें, आपको याद रखना है कि पुली का डिस्प्लेसमेंट दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट का एवरेज होता है। मतलब आपको क्या रखना है, मान लो ये पुली है, इस पुली से एक एक्स ब्लॉक कनेक्टेड है, एक वाई ब्लॉक कनेक्टेड है, ये भी मान लो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, पुली नीचे जा रही है, ये भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए एक्स है, इसका एक्सेलरेशन ए वाई है, तो याद रखो क्या रिलेशन होगा पुली के, ए पी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई बाई 2। अगला केस देखो, अब मान लो ऐसा हो सकता है कि आपका एक पॉइंट फिक्स हो जाए, अगर एक पॉइंट फिक्स हो जाए, दूसरा मूवेबल हो, तब क्या होगा, आपका ax क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखो, सेकंड केस के लिए अलग अलग फिगर बनाना, इसी में मत चिपका देना तुम लोग। तो देखो अगर आपका एक पॉइंट फिक्स है, इफ x इज फिक्स्ड दैट, सो इन दैट केस ax इज इक्वल टू 0। अगर ax इज इक्वल टू 0 हो गया तो ap इज इक्वल टू क्या आ गया, ay बाई 2, और ay इज इक्वल टू हो जाएगा 2ap। क्या अपना यही वाला केस है, ध्यान से देखो भाई, यही वाला केस है, ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, और ये मूवेबल है ab। इस पुली का एक्सेलरेशन वही होगा जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना इस बात को। कैसे होगा ये सब जानते हैं आप लोग, अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो शॉर्टकट से, ये होमवर्क है। कैसे होगा ये प्रूफ करके लाना, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। तो देखो ये जितने से ऊपर जाएगी डेफिनेटली उसको इतने से नीचे आना पड़ेगा, वरना क्या हो जाएगा, रस्सी में चेंज हो जाएगा लेंथ में। तो जितना ये ऊपर जाएगी उतना ये पुली नीचे आएगी, तो जो एक्सेलरेशन ये होगा वो एक्सेलरेशन ये होगा। तो देखो यही वाली टेक्निक लगा रहा हूं, यहां से क्या लिखा है मैंने, ए वाई की जगह क्या हो जाएगा, ए बी, या फिर मैं पुली वाली टेक्निक पूरी लगा के दिखा दे रहा हूं आपको। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ पुली ये हो गया आपका, बराबर होता है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 प्लस इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कि ए बी डाउनवर्ड है डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू 2a a, ये हो गया आपका। तो ये एक शॉर्टकट है। अब दूसरा देखो, मान लो आपका केस 3 देखो बच्चों, मान लो आपका x पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहे हो, तब क्या होगा। इस केस में आप क्या करोगे, पुली नीचे की तरफ आ रही है, x पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्या रखोगे, तो आप रख दोगे ए पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस ए वाई बाई 2, ये रिलेशन हो जाएगा। अगर मैं कह दूं भाई पुली स्टेशनरी है, मैं यहां पे प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ये वाला केस मैं आपसे कह रहा था ना, ये जितने से ऊपर जाएगा ये इतने से नीचे आएगा, कैसे, यहां से देखो शॉर्टकट से ही समझो। अगर मान लो आपकी पुली स्टेशनरी है, केस 4 पुली स्टेशनरी, तो पुली का एक्सेलरेशन 0,
फिक्स्ड है, पुली इज फिक्स्ड, तो AP इज इक्वल टू 0। और हमने क्या पढ़ा था, AP इज इक्वल टू AX प्लस AY बाई 2, तो AX प्लस AY बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, AX इज इक्वल टू माइनस ऑफ AY, मतलब X जितने से, यही वाला केस दिखा रहा हूं मैं आपको, X यानी कि ये जितने से ऊपर जाएगा उतने से ये नीचे आएगा, ये प्रूफ होता है यहां पर। तो सारे के सारे मैंने केस आपके साथ डिस्कस करे हैं, शॉर्टकट्स, 3 शॉर्टकट्स बताए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच वाला बताया आपको मैंने, पुली का ये वाला शॉर्टकट, और वर्क डन बाय टेंशन या अकाउंट T डॉट A का पूरे सिस्टम में जो डॉट प्रोडक्ट का सम होता है वो 0, ये 3 शॉर्टकट्स बताए। अब इसके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने कंसेप्ट को मजबूत करेंगे। फटाक से पहले तो इसे पॉज करो स्क्रीन और नोट करो। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज की वीडियो में बहुत सारा डिस्कशन किया है मैंने, जरूर बताना कि कैसा लगा। याद रखें, जो बच्चे CBSE की केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें कॉम्पिटिटिव नहीं देना, दे कैन स्किप दिस टॉपिक, जिन्हें देना है थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, ट्रिक्स पे ध्यान दें, किस तरीके से ट्रिक्स को अप्लाई करके जल्दी से क्वेश्चन का रिलेशन बिटवीन द एक्सेलेरेशन निकाला जाएगा, ये ध्यान दें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ठोक देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय, जय हिंद।